हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी हिंदी की पेडागोजी की क्लास है। इससे पहले आपको मैंने हिंदी, ईवीएस, साइकोलॉजी, संस्कृत और मैथ की पेडागोजी भी की क्लासेस भी करा दी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप वो सारी क्लासेस जाकर देख सकते हैं। मैं आपको सी टेट के पांचों सब्जेक्ट की पेडागोजी करा रही हूँ ताकि आपके एग्जाम में क्या हो सके, बहुत ज्यादा मदद मिल सके। तो बिना देरी किए हुए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम डेली अपनी क्लास में क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसके आंसर तक पहुंचते हैं। ठीक है। अगर बाकी क्लासेस भी आपने नहीं देखी तो आप क्लासेस को जाकर भी देख सकते हैं। हिंदी की भी मैंने आपकी बहुत सारी क्लासेस करा दी है, तो वो क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। देख लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से ऐसी कौन सी बात है जो लिखने से संबंधित नहीं है, यानी कि उस बात को या उस काम को हम लिखकर व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं हम अपने आप सारे ऑप्शन को। क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब ऑप्शन है हमारा पत्र लेखन। पत्र लेखन, देखो पत्र क्या होता है, वो लिखा ही जाता है, लेकिन इन्होंने कहा है कि लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। लेकिन इसमें कहने का मतलब है कि लिखने का इनमें से कौन सा साधन नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है। निगेटिव है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में आपके निगेटिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जल्दबाजी में हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते और हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन को करने के लिए, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है, फिर ऑप्शन पे पहुंचना है। ठीक है। तो देखो, पत्र लेखन जो है वो तो लिखकर ही अभिव्यक्त होता है, तो ये बात तो हो ही नहीं सकती। ठीक है। इन्होंने पूछा कि नहीं है। वाद विवाद, वाद विवाद किसे कहते हैं, हम बातचीत को कहते हैं, यानी कि अपनी कम्युनिकेशन को कहते हैं। वाद विवाद का मतलब होता है किसी से बात करना। ठीक है। अपने विचारों को उस तक पहुंचाना बोल करके। फिर सी है निबंध लेखन। फिर तो देखो लिखने की बात आ गई। निबंध कभी भी आपका बोलकर नहीं लिखा जाता। ठीक है। क्या होता है, इसको लिखा जाता है। नाट्य लेखन, देखो इसमें भी क्या है, नाट्य लेखन है तो लिखा ही जाएगा, क्योंकि इसमें लेखन को जोड़ा गया है। जहां पर लेखन जुड़ा हुआ है यानी कि वो लिखित सामग्री है। लेकिन इन चारों में से हमें वो देखना है कि जो लिखने की सामग्री नहीं है। तो देखो, इन चारों में जो राइट आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन है। बी कैसे, वाद विवाद। वाद विवाद में क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, यानी कि हम सामने बैठकर किसी व्यक्ति से बात करते हैं या फिर हम फोन पे बात करें तो उसे वाद विवाद कहा जाता है। ये हमारी लिखने से संबंधित नहीं है। बाकी पत्र भी हमारा लिखा जाता है, निबंध भी हमारा लिखा जाता है, नाट्य लेखन भी हमारा लिखा जाता है, लेकिन वाद विवाद जो है वो हमारा लिखा नहीं जाता। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लिखित अभिव्यक्ति का साधन इनमें से कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर अपने ऑप्शन तक पहुंचेंगे। सी टेट का पता है कुछ भी रूल नहीं है। तो सी टेट सिर्फ आपको जानता है कि आपके अंदर टीचर बनने की एबिलिटी है या नहीं, और जो शिक्षक क्वेश्चन को समझ जाता है वो आंसर तक पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये है, जो शिक्षक अपने स्टूडेंट को समझ जाता है, अपने विद्यार्थी को समझ जाता है, वो उसे अच्छे से पढ़ा सकता है। इसी एबिलिटी को हमारे नापने के लिए सी टेट का एग्जाम कराया जाता है। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में बालकों को लिखना सिखाने से पहले ये आवश्यक है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो बच्चे होते हैं, आप एक शिक्षक हो, एक अध्यापक हो इस स्कूल में, तो बालकों को लिखने से पहले, सिखाने से पहले क्या करना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जब बच्चा आपकी कक्षा में आता है तो आप उसको सबसे पहले लिखना थोड़ी ना सिखाओगे। उससे पहले आपको क्या सिखाना चाहेंगे, ये आपसे बात पूछी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अक्षर सिखाना, यानी कि आप उसे लिखने से पहले अक्षर सिखाएंगे। ठीक है। बी है 12 घड़ी सिखाना। 12 घड़ी में क्या होता है, आपका छोटा बड़ी, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ये सारी मात्राएं उसमें सिखाई जाती है, यानी कि आप बच्चों को लिखने से पहले 12 घड़ी का ज्ञान उसको करा दोगे। सी है लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, यानी कि उसमें लिखने की जिज्ञासा को उत्पन्न करा जाएगा ताकि वो अच्छे से सीख सके। ठीक है। क्या ये आप पहले लिखने से पहले ये काम करेंगे। डी है उनको क्रियाशील बनाना है, यानी कि उनको एक्टिव बनाना किसी भी काम के लिए। जब बच्चा एक्टिव होगा तभी तो काम करेगा। मान लो आप कक्षा में पढ़ा रहे हो, बच्चों का ध्यान ही आप पर नहीं है, चाहे आप लिखवाने का काम करो या पढ़ाने का काम करो, जब बच्चे का ध्यान ही नहीं होगा तो क्या वो अपनी कक्षा में ध्यान दे पाएगा, क्या आपसे पढ़ पाएगा।
तो बताइए आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा। इसमें पूछा गया है कि बालकों को लिखना सिखाने से पहले क्या आवश्यक है, तो आपके रिकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। देखो सारी बातें यानी कि जो चारों ऑप्शन है कोई भी गलत नहीं पूछा गया है, सही पूछा गया है। हमें क्या होता है इनमें कंफ्यूजन होती है, लेकिन हमें अपना बेस्ट आंसर चूज करना है इन चारों ऑप्शन में। मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा सी। सी कैसे आप वो भी जान लेते हैं। इसमें लिखा है लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। क्या है? लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। एक बात बताओ, आप शिक्षक हो, आप बच्चों को कहना चाहते हो कि बच्चों हम आपको इमला बोल रहे हैं या हम आपको छोटा बड़ा बोल रहे हैं, आपको लिखना है। जब बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं होगा उसे लिखने में, तो क्या वो लिख पाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में लिखने से सिखाने से पहले क्या आवश्यक है ये पूछा गया है। तो ना तो अक्षर पहले जरूरी है, ना ही आप 12 घड़ी सिखाओगे, ना ही उसको क्रियाशील बनाओगे। सबसे पहले आपको उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करनी पड़ेगी, रुचि उत्पन्न करनी पड़ेगी, तब बच्चा आपसे पढ़ पाएगा। कभी कभी आप देखना कुछ टीचर क्या होते हैं, इतना बच्चों पे रूडली बिहेव कर देते हैं कि बच्चा शिक्षकों से डरने लगता है। तो जब बच्चा आपसे डरेगा तो वो क्या पढ़ पाएगा। वैसे ही मैथ को पढ़ाने जब जाते तो बच्चे मैथ से डरते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उनके अंदर इंटरेस्टिंग भावना जगानी चाहिए, उनको रुचि उत्पन्न करना चाहिए ताकि वो क्वेश्चन में ध्यान दे सके। ठीक है। देखो डी क्वेश्चन है कि उनको क्रियाशील बनाना, ये भी आपका गलत नहीं है। कुछ लोगों ने इसका आंसर भी डी ही लगाया होगा कि उनको क्रियाशील बनाना। देखो ये आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये भी जान लो। इसमें आप बच्चे को एक्टिव कर रहे हो। ठीक है, इसमें आप काम करने के लिए उसको एक्टिव कर रहे हो ताकि वो उस काम को करे। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि लिखने से, ये देखो ये लिखा है ना, बालकों को लिखने सिखाने से पहले क्या करना चाहिए, तो लिखना सिखाने से पहले हमें उसके अंदर लेखन संबंधी जिज्ञासा को उत्पन्न करना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई और कार्य दिया होता तब हम डी ऑप्शन पर चले जाते। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बच्चों में रुचि उत्पन्न होगी तब वो अक्षर भी लिखेगा, 12 घड़ी भी सीखेगा और वो एक्टिव भी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सॉरी दूसरे का सी हो जाएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है। मैं आपकी सी टेट में पूरी मेहनत करूंगी कि आपको सी टेट का एग्जाम आसानी से करवा सकूं। आपकी पांचों सब्जेक्ट की पेडागोजी इतनी बेहतरीन तरीके से कराऊंगी ताकि आपको पेडागोजी हार्ड ना लगे। ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी है। मेरी आपसे तीन ही रिक्वेस्ट रहेंगी, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे क्लास आपकी डेली की शाम को 6 बजे हो जाती है, 6:10 तक क्लास आपकी हो जाती है, तो आपको 6:10 पे क्लास मिल जाएगी देखने के लिए लाइव। ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या पूछा है। थर्ड क्वेश्चन में कि प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। क्या है कि प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। देखो ये क्वेश्चन भी आपका निगेटिव है, नहीं किया जा सकता पूछा है, किया जा सकता नहीं है। अब जान लेते प्रिंट मीडिया क्या होता है। देखो प्रिंट मीडिया का मतलब है, इसे दो भागों में तोड़ोगे तो प्रिंट यानी कि किसी चीज को प्रिंट करवाना, मीडिया का मतलब है वो चीज जो मीडिया में फोकस में रहती है, जैसे कि आपका समाचार पत्र हो गया, मैगजीन्स वगैरह हो गई। ठीक है। इनमें क्या होता है, जब आपका डेली का न्यूज़पेपर प्रिंट होकर के आता है तो वो प्रिंट मीडिया की सुर्खियों में है। और इसी में उन्होंने कहा है कि प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, तो कौन सी बात है इसमें। तो हम पढ़ लेते हैं अपनी चारों ऑप्शन को, क्या क्या है। फर्स्ट है आपका समाचार पत्र। देखो ये समाचार पत्र आपका डेली ही प्रिंट मीडिया में आता है, यानी कि इसको छापा जाता है। इसको एक बार छाप कर नहीं रखा जाता, ये डेली आपका देखना। आपका एक दिन यानी कि 1 तारीख का अलग अखबार होगा, 2 तारीख का अलग होगा, तो ये तो है इसमें सम्मिलित, प्रिंट मीडिया में ही आएगा। बी आता है आपकी पाठ्य पुस्तक। देखो पढ़ने वाली पुस्तक, ये पुस्तक आपकी एक साल में एक बार छापी जाती है। ठीक है। ये जो होती है आपकी पाठ्य पुस्तक, ये छपती है लेकिन एक बार छप जाती है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि अगर थर्ड क्लास की क्लास हो गई है, किसी बच्चे ने थर्ड क्लास कर लिया है, तो उसी किताबों को हम दूसरे बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो उससे पढ़ सके। क्योंकि सिलेबस क्या होता है, सेम होता है, एकदम से किताबें नहीं चेंज होती। हमारी शिक्षा नीति 5 साल के बाद ही चेंज होती है, और पाठ्यक्रम भी, तो वो किताबें क्या होती है हमारी वही रूटीन में चलती रहती है। फिर आती है पत्रिकाएं। पत्रिकाएं मैंने आपको बताया जैसे मैगजीन्स वगैरह होती हैं, जैसे किसी के लोगों के बारे में बताया जाता है, तो वो प्रिंट मीडिया में आता है। डी आपका स्कूल की पत्रिकाएं। हाँ स्कूल की पत्रिकाएं जो जैसे स्कूलों में काम होते हैं तो उसमें पत्रिकाएं छापी जाती हैं, तो ये भी आपकी प्रिंट मीडिया में आती है। इन्होंने पूछा कि कौन सी प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर आता है आपका बी ऑप्शन, पाठ्यक्रम। ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को समझोगे
तो समाचार पत्र, इसमें भी पत्र की बात आ गई है, ठीक है, यानी कि पत्रिका की। यहाँ भी पत्रिका है और यहाँ भी पत्रिका है, लेकिन पाठ्य पुस्तक में ऐसा पत्रिका की बात नहीं आई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिलेबस फिक्स होता है सभी बच्चों का, तो वो क्या है, 5 साल में एक बार सिलेबस चेंज होता है ना। तो पाठ्य पुस्तक प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किए जा सकते। देखो, पेडागोजी एक ऐसा सेक्शन है सीटेट का कि हमें इसे दिमाग से खेलना होता है और दिमाग से करना होता है। कुछ लोगों ने आपसे ये भी बोल दिया होगा कि आपको किताबों से पढ़कर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो मैं आपको डेफिनेटली लिख कर दे सकती हूँ, किताबों से आप पेडागोजी नहीं सीख सकते। पेडागोजी को आप अपनी रियल लाइफ में डालिए और सीखिए, ठीक है। और अपने आप को ये मानिए कि आप एक टीचर हैं और आपको एक बच्चे को पढ़ाने, तब आपके क्या दायित्व हैं, उसी के रिकॉर्डिंग आपको आंसर देने होंगे। तो इस पेडागोजी को आपको समझना है और उसके बाद में आंसर लगानी है। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। पेडागोजी में या तो एक ऑप्शन आपको ऐसा ढूंढना होगा कि चारों यानी कि जो तीनों ऑप्शन है उसमें समाहित हो जाए, ठीक है, या फिर एक अलग ही आंसर होना चाहिए। तो इसका थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आपको एक एक क्वेश्चन इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखो कुछ लोगों ने पहले भी एग्जाम दिया है, ठीक है, सीटेट का, तो वो उनको पता है कि एग्जाम कैसे दिया जाता है। लेकिन जो लोग नए पहली बार क्लास मतलब कि सीटेट देने वाले हैं, तो उनको पूरी तरीके से क्वेश्चन को समझाना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि SITE यानी कि साइट क्या है। ये आपसे पूछा गया है, ये SITE क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपके अब बहुत बन रहे हैं, ठीक है। 2-3 साल पहले आपका एग्जाम क्या हो रहा था, वो ऑफलाइन हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। तो नए से नए क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जितने भी पुरानी प्रीवियस क्लासेस हैं यानी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, वो भी आपको पढ़ने हैं, और जो जो क्लासेस होती जा रही है उनको भी अच्छे से ध्यान से देखना है, ठीक है। साइट क्या है, पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में दे रखा टीवी चैनल है, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन का प्रयोग है, ए और बी दोनों हैं, या उक्त में से कोई भी नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। देखो, कोई भी टीवी चैनल आपने साइट देखा हो तो मुझे बता देना, वैसे कोई चैनल टीवी साइट का नहीं होता है। अब इन्होंने क्या दिया, जब ये नहीं है तो ए और बी तो दोनों हो ही नहीं सकते, ये भी कर सकता है, लेकिन हाँ हमारे पास फोर्थ ऑप्शन भी उक्त में से कोई नहीं। तो देख लेते हैं, मैं आपको बता दूं जो इसकी फुल फॉर्म है वो है आपकी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। क्या है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट इसकी फुल फॉर्म है। और अगर मैं इसे हिंदी में कहूं तो उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। जो उपग्रह हमारी सैटेलाइट होती हैं उनको अनुदेशन के अनुसार उसके बारे में जो ज्ञान मिलता है हमें, वो दूरदर्शन के द्वारा मिलता है। दूरदर्शन आपका ऐसा चैनल है जो सबसे पुराना चैनल है, टीवी चैनलों में दूरदर्शन आपका सबसे पुराना चैनल है, जो हमें सैटेलाइट का ज्ञान भी देता है। तो साइट का अर्थ क्या हो गया, आपका बी हो गया है। तो उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन का प्रयोग, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल नया है, और ये आपका जो क्वेश्चन है वो रीट के एग्जाम में पूछा गया था। रीट का एग्जाम आपका सन 2018 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। रीट का एग्जाम बिल्कुल सीटेट के एग्जाम की तरह ही होता है। और देखो, आप क्वेश्चन को नेगलेक्ट मत करना कि ये क्वेश्चन सीटेट में नहीं पूछा गया तो कि नहीं पूछा जाएगा। देखो जैसे जैसे क्या हो रहा है चैनल, अब क्या हो रहा है, हमारी जो एजुकेशन है उसमें बदलाव आता जा रहा है। आपके सीटेट में जो क्वेश्चन पहले पूछे जाते हैं उनसे नए हटकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब। जो एग्जाम आपका ऑफलाइन होता था वो ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। तो किसी भी क्वेश्चन को नेगलेक्ट नहीं करना, अच्छे से समझना है और उसको पढ़कर जाना है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो गया, हमारा बी हो गया है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। यानी कि हमसे पूछा गया है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, उनकी उपयोगिता का प्रमुख कारण, यानी कि उनकी क्या उपयोगिता है और उसको हम क्यों कराते हैं। जैसे कि आपका सीटेट का एग्जाम होता है तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इवन आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें आपके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है और जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को रखने का क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रखने का क्या उद्देश्य है, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। पढ़ लेते हैं अब एक एक करके ऑप्शन को। फर्स्ट है रटाई से मुक्त, यानी कि रट्टा मारने से मुक्ति मिल जाती है। पहली बात तो इसमें रट्टा मारा ही नहीं जाता, ठीक है। वैसे कुछ बच्चे होते हैं, यानी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रट्टा मार लेते हैं, होता है ना, जैसे हमें 5 ऑप्शन आ रहे हैं एग्जाम में तो रट कर चले गए, तो रट्टाई से मुक्त हो जाते हैं कि ये होगा, इसलिए उद्देश्य होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखने का।
बी है पाठ्यक्रम व्याप्ति, यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसके बेस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को रखने के लिए प्रमुख कारण है। फिर सी आता है आपका कि निष्पक्ष मूल्यांकन, यानी कि बिना पक्ष किए हुए बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है। देखो सी टेट का एग्जाम 2 से 3 लाख बच्चे देंगे, कितने लाख बच्चे भी दें, सबके क्वेश्चन सेम होते हैं, सबके ऑप्शन सेम होते हैं, किसी बच्चे के साथ में भेदभाव पक्षपात नहीं किया जाता है। डिपेंड होता है आप पर कि आप अपना पेपर कितना सही करके आए हो। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके जो रखे जाते हैं वो इसीलिए देखे जाते हैं क्योंकि उसकी वैधता अच्छी होती है, विश्वसनीयता होती है, यानी कि विश्वास तौर पर रखे जाते हैं, और निष्पक्ष मूल्यांकन होता है, इसमें कभी भी पक्षपात नहीं किया जा सकता। इवन आपके जो रिटर्न एग्जाम होते हैं उसमें पक्षपात कर सकते हैं हम लोग कि लिखने का तरीका अलग अलग होता है, तो उसके बेस पे क्या है, बच्चों को मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन इसमें एक ही राइट आंसर सबके लिए होगा, अगर सबका गलत है वो आंसर तो सभी का, ये नहीं है कि कुछ बच्चों का आंसर सही हो सकता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या होते हैं, निष्पक्ष मूल्यांकन में होते हैं। डी होता है बच्चों का हित, बच्चों के हित के लिए मूल्यांकन, यानी कि सॉरी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन आपको इसे आसानी से पकड़ लेना है, मतलब इसका आंसर को क्या है। रटने वाली बात कभी नहीं आएगी। पाठ्यक्रम की व्याप्ति, पाठ्यक्रम का ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। देखो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रखे जाते हैं वो आपके रखे जाते हैं निष्पक्ष मूल्यांकन से, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों को एक बराबर एग्जाम देने का हक दिया जाता है और एक बराबर सबके लिए आंसर रखे जाते हैं। आपने नोटिस करना, जब सीटेट के एग्जाम में कोई आयोग के द्वारा क्वेश्चन गलत रखा जाता है और बच्चे अलग अलग आंसर लगाकर आ जाते हैं अपनी उससे, तो सबको एक बराबर मार्क्स दिए जाते हैं। जब एग्जाम खत्म होता है तो अब आपको देखने को मिलता है कि आयोग के द्वारा आपको 4 नंबर फ्री दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी गलती से रखा गया था। ठीक है, तो निष्पक्ष मूल्यांकन होता है, इसीलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके बेस्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स। सिक्स में देख लेते हैं क्या है। सिक्स में विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है, ये पूछा गया है। देखो जैसे कोई मैं, आप एक शिक्षक हो, आप बच्चों से क्या करो, उनसे आपको टेस्ट लेना है, तो आपको कहना है बच्चों आपको अपने मन से जो भावनाएं आपकी हैं इस पेपर पर लिख दीजिए, इस टॉपिक पे लिख दीजिए। तो ऐसा कौन सा एग्जाम होता है, ऐसी कौन सी बात है इन चारों ऑप्शन में जिसमें बच्चा अपने विचारों को अभिव्यक्त अच्छी तरीके से कर सकता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। वस्तुनिष्ठ, क्या वस्तुनिष्ठ में बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ में तो 4 ऑप्शन खुद रखे जाते हैं, तो 4 लाइनों में कौन सा बच्चा अपने अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। देखो ये तो हो गया गलत। फिर आ जाता है बी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अरे अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो खुद 25 वर्ड का होता है, 25 वर्ड में कौन सा बच्चा अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकता है। इसमें तो खुद बोल दिया जाता है कि इवन आपको 25 वर्ड ही लिखनी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, अपने विचार थोड़ी ना अभिव्यक्त होते हैं। अति लघु उत्तर प्रश्न में आपको वही प्रश्न दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको 25 वर्ड लिखने होते हैं, तो इसमें विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है। जो क्वेश्चन में पूछा जाता है बच्चा वही आंसर देगा, अपने पास से थोड़ी ना लिख सकता है, वरना क्वेश्चन काट दिया जाएगा। सी आएगा निबंधात्मक। निबंधात्मक देखो ये हो सकता है निबंधात्मक, क्योंकि निबंध हम कह दें कि वायु प्रदूषण पर, या फिर वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, या अपनी किसी भी माता के पिता के ऊपर आप निबंध लिखवा सकते हो, तो बच्चा क्या करता है अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है, उसमें वो बता सकता है। ठीक है, कि जल प्रदूषण को कैसे बचाया जा सकता, हो सकता है उसके दिमाग में और भी ज्यादा अच्छे अच्छे आइडिया हो, उसकी स्किल्स हो इतनी अच्छी, तो वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। लघु उत्तरीय प्रश्न देखो इसमें फिर अगेन वही बात हो गई, आप एक प्रश्न दोगे उसमें बच्चा क्या करेगा, 50 वर्ड लिख देगा, लेकिन लिखेगा उस क्वेश्चन से रिकॉर्डिंग ही जो उसमें पूछा गया है। ठीक है, वो अपने मन से तो कोई विचार व्यक्त नहीं कर सकता ना, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। तो निबंधात्मक में आपकी क्या अच्छी से, जो आप एक टॉपिक बच्चे को दे दोगे उस पे वो अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकता है। ना ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कर सकता है, ना अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कर सकता है, ना लघु उत्तरीय प्रश्न में कर सकता है। तो सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मूल्यांकन प्रक्रियाओं को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है।
ठीक है, यानी कि वो कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिसने मूल्यांकन की क्रियाओं को, यानी कि जो मूल्यांकन किया जाता है उसकी प्रक्रियाओं को त्रिमुखी बताया है, यानी कि 3 रूपों में बताया और प्रस्तुत किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मॉरिसन, बी है हमारे हर्बर्ट, सी है हमारे ब्लूम और फिर हमारे क्रैथवेल। तो बताइए कौन है, इन्होंने त्रिमुखी बताया है, इन्होंने बताया, तो वो कौन है आपको बताना है। तो बता दूं मैं, जैसे जिसने पढ़े होंगी तो वो आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर है आपका सी, सी यानी कि ब्लूम ने आपके मूल्यांकन को 3 भागों में बताया है। एक तो उन्होंने संज्ञानात्मक बताया है, क्या बताया है, संज्ञानात्मक बताया है। ठीक है, मैं यहाँ ऐसे ही बता रही हूँ। एक तो उन्होंने संज्ञात्मक बताया है, एक क्रियात्मक बताया है। क्रियात्मक, ठीक है, उन्होंने बताया कि जो मूल्यांकन होता है वो क्रियात्मक होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने क्रियात्मक बताया, और एक उन्होंने बताया है आपका संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। यानी कि जो हम मूल्यांकन करते हैं किसी बच्चे का, तो उन्होंने 3 बातें बताई हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इसी को इनके त्रिमुखी कहा जाता है। देखो संज्ञानात्मक का अर्थ क्या होता है, संज्ञान का मतलब होता है बच्चे के दिमाग से, कि जब बच्चा कोई काम करता है तो सबसे पहले अपने दिमाग का यूज करता है, पहले उसकी बात दिमाग में आती है। ठीक है, सबसे पहले वो अपनी बात को दिमाग में लाता है, चाहे वो कोई भी आइडिया लगा रहा हो, कोई भी काम कर रहा हो, दिमाग में सोचता है। फिर भावात्मक में देखो आपकी क्या क्या चीज आती है। भावात्मक में आती, उसकी भावना जागृत होती है उस काम को लेकर के। ठीक है, जब वो भावना को सोचता है, दिमाग में ठान लेता है करने की, तो पहले दिमाग में आया, फिर उसने ठान लिया, फिर क्रिया यानी कि फिर उसने काम करना उस पर शुरू कर दिया। तो ये त्रिमुखी बताई है आपकी ब्लूम की टैक्सोनॉमी में। ठीक है, ब्लूम की जो थ्योरी है वो मैं आपको करा दूंगी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ब्लूम से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, ब्लूम जो है बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। तो क्या है इनकी 3 त्रिमुखी, क्या क्या बताइए, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या कार्य होता है, ये आपसे पूछा गया है। पहले मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उपचारात्मक शिक्षण का मीनिंग बता देती हूँ, यानी कि अर्थ बता देती हूँ। उपचार का मतलब ये होता है, देखो उपचार अगर मैं सीधी भाषा में बताऊं तो किसी चीज का इलाज करना, उपचार यही तो कहा जाता है। तो बताओ शिक्षक किसी का उपचार कैसे कर सकता है। शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना होता है, आप अपनी कक्षा में जाकर अपने बच्चों को पहचानते हैं कि बच्चे किस टॉपिक में क्या वीकनेस है, यानी कि बच्चा हमारा किस सब्जेक्ट में कमजोर है, या किस पढ़ाई में कमजोर है। जब हम उसकी समस्या को समझ जाते हैं तब हम उसका क्या करते हैं, उपचार करते हैं। उपचार से पहले आपका निदान होता है, यानी कि बच्चों की कमजोरियों को जानना, उसकी समस्या को जानना कहा जाता है आपका निदानात्मक। निदानात्मक के बाद में होता है आपका उपचारात्मक, यानी कि उस पर हम उपचार करते हैं। जैसे कि मान लो आप हिंदी के शिक्षक हो या गणित के शिक्षक हो, अब आप बच्चों को क्या है, भाग के सवाल सिखाना चाहते हो डिवाइड के। अब आपने जाना कि बच्चे गलत बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उनको पहाड़े ही नहीं आते। जब बच्चों को पहाड़े ही नहीं आते हैं तो क्या आप उन्हें भाग के सवाल करा सकते हो। मान लो आप इमला बोल रहे हो बच्चों को, अब बच्चों को लिखना ही नहीं आ रहा, क्या पता उन्हें छोटा बड़ा अच्छे से ज्ञान है ये नहीं है, क्या पता उन्हें मात्राओं का ज्ञान है ये नहीं है। अब आपने ये बात जान ली कि बच्चों को मात्राओं का ज्ञान नहीं है, तो आप क्या करोगे, पहले उन्हें मात्रा को ज्ञान सिखाओगे, तब उनको इमला बोलोगे। पहले आप उनको पहाड़े सिखाओगे, फिर उसके बाद में आप उनको डिवाइड के या भाग के सवाल कराओगे। तो ये होता है उनकी कमजोरी जाना निदानात्मक, और उस पर काम करना उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। अब हम जान लेते हैं अपने सारे ऑप्शन को। फर्स्ट है शिक्षकों की कमियों का उपचार करते हैं। शिक्षकों की कमियों को उपचार करते हैं, यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो अध्यापक अपनी कमियों का ही उपचार करते हैं, उसे कहा जाता है उपचारात्मक शिक्षण। क्या मैंने यही बताया, नहीं, हम तो भाई इसमें बच्चों का उपचार करते हैं, बच्चों की कमियों को जानते हैं। बी है छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ प्राथमिक चिकित्सा नहीं दी जा रही बच्चों को कि छात्रों के घायल होने पर उनका उपचार करते हैं, ये उपचारात्मक शिक्षण नहीं होता है। सी है छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। हाँ देखो ये हो सकता है, ठीक है, यही तो बताया था। डी है कुछ कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते भाई, हर क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन बना है इस दुनिया में तो उसका आंसर जरूर बना है। भले ही उस क्वेश्चन का आंसर हमें लेट मिले, लेकिन अगर प्रश्न बना है तो उत्तर जरूर बनेगा। जब इंसान ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, अब नहीं कल, कल नहीं तो परसों। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य निश्चित है। तो उसी तरीके अगर प्रश्न बना है
तो उत्तर भी जरूर बनेगा। तो ये आंसर तो आपका कहीं से कहीं तक हो ही नहीं कि कुछ नहीं कह सकते, तो ये तो कहीं पे भी आना तो आपका नेगेटिव है। सी है, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसके उसे दूर करने का हेतु शिक्षण करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पहले निदान करेंगे, बच्चों की समस्याओं को जानेंगे, फिर उसका उपचार करेंगे। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर है। तो 8 का राइट आंसर सी हो गया है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, एक एक क्वेश्चन को आप आराम से समझिए। आप अभी अभी आपके पास में पूरा 1 महीने का टाइम है, दिसंबर का। तो इसमें आपको जितनी मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, आप कर सकती हो। अगर आप क्वेश्चन को समझकर आंसर लगा रहे हो ना, तो मैं डेफिनेटली बता रही हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि पेडागोजी दिमाग से होती है, हमेशा किताबों से रट्टा मारने से नहीं होगी, सिर्फ दिमाग से होगी। क्योंकि मैं खुद इस एग्जाम को 2 बार देख चुकी हूँ और बहुत अच्छे से भी क्लियर कर चुकी हूँ। नाइन्थ है, देख लेते हैं इसमें क्या। उच्चारण सुधारने का काम किन कक्षाओं में करना चाहिए? उच्चारण, उच्चारण का मतलब है बच्चों की बोलचाल। यानी कि अगर आप बच्चों को बुलवा रहे हैं किसी, जैसे कि आप छोटा बड़ा बुलवा रहे हैं, इमला बुलवा रहे हैं, बच्चों से किताब पढ़वा रहे हैं, तो क्या है, उसे उच्चारण कहा जाता है। उच्चारण सुधारने का काम किन कक्षाओं में करना चाहिए? यानी कि बच्चों को बोलना सिखाना, शब्दों को, अक्षरों का उच्चारण कराना हम किस कक्षाओं में सिखाना चाहिए, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। तो फर्स्ट है आपका प्रारंभिक कक्षा में। ठीक है, प्रारंभिक में सिखाना चाहिए, माध्यमिक कक्षा में सिखाना चाहिए, उच्च माध्यमिक कक्षा में सिखाना चाहिए, या उच्च कक्षाओं में सिखाना चाहिए। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखो, इसमें तो ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, इसका राइट आंसर है आपका प्रारंभिक होगा। प्रारंभिक का मतलब क्या है? जब बच्चे प्राइमरी लेवल में 1 से लेकर कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तभी हमें उसका क्या है, उच्चारण ठीक करवा देना है। अब माध्यमिक में पहुंच जाएगा तब उसका उच्चारण थोड़ी ना ठीक करवाएंगे। बच्चों को बोलना ही नहीं आता, किताब ही नहीं पढ़ने आएगी, तो क्या वो माध्यमिक कक्षा में पहुंचने के एबल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो हमें जो उनका उच्चारण का काम है, वो प्रारंभिक कक्षा में ही करा देना चाहिए, यानी कि सबसे शुरू में ही करा देना चाहिए। तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या हो गया है हमारा? ए हो गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10। 10 में है कि भाषा है, यानी कि भाषा क्या है? यही तो पूछा, भाषा है क्या है? भाषा अर्जित संपत्ति है, यानी कि आपको अर्जित करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। अर्जित का मतलब होता है ग्रहण करना, यानी कि स्कूल में जाकर या फिर अपने आसपास अपनी फैमिली में रहकर हमें क्या करना पड़ता है, इस भाषा को सीखना पड़ता है। तो इसे कहा गया है ग्रहण करने की संपत्ति है। ठीक है। बी है उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति, यानी कि हमें विरासत में मिल जाएगी। हमारे माँ बाप जो है हमें क्या है, उत्तराधिकारी बना देंगे हमारे घर का, और हमें क्या है, उससे संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि एक घर में अगर 4 बेटे हैं या 2 बेटे हैं, तो माँ बाप क्या कर देते हैं, जमीन का हिस्सा बंटवारा कर देते हैं। तो वो वही तो संपत्ति कहलाती है उत्तराधिकारी की, कि बेटों पे हक होता है उनका। तो हमें उसमें क्या है, भाषा सीखने को मिल जाती है। क्या उत्तराधिकारी प्राप्त करने की संपत्ति है भाषा? सी है ईश्वर प्रदत्त संपत्ति, यानी कि ईश्वर की देन है। ठीक है, ईश्वर आपको जन्म के समय ही सारी चीजें सिखाकर भेज देता है, तो ईश्वर की दी हुई संपत्ति है भाषा आपकी। ठीक है। डी है सहजात योग्यता, यानी कि ये आपकी योग्यता है जो आप सीख जाओगे। ठीक है, सहजात योग्यता है, एबिलिटी है ये आपकी कि आप भाषा को सीख जाओगे। तो बताइए इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति, उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति, ईश्वर से प्राप्त संपत्ति, ये योग्यता की संपत्ति। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, अर्जित संपत्ति। भाषा हमें सीखनी पड़ती है। हम क्या होते हैं, भगवान के घर से कोई भी भाषा को सीख कर नहीं आता है। आपने वो डायलॉग भी सुना होगा जो हमारी मम्मी वगैरह कहती रहती हैं, कि कोई भी इंसान अपनी माँ के गर्भ से सीख कर नहीं आता है। हाँ, ये बात फैक्ट है। भगवान हमें बुद्धि देता है, भाषा की हमें वो संपत्ति नहीं देता, सिर्फ बुद्धि देता है। जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद में वो धीरे धीरे बढ़ता है, हर चीज को एक एक स्टेप को वो सीखता है। भाषा बच्चा कब सीखता है? अपने माँ बाप से सीखता है। पहली जो भाषा कहलाती है बच्चे की, वो मातृभाषा कहलाती है, जो अपनी वो फैमिली में सीखता है। ठीक है। जब उसके मम्मी पापा उसके सामने जैसे बोलते हैं, या उस बच्चे के फैमिली मेंबर जैसे बोलते हैं, वो वैसे ही लैंग्वेज सीखता है। जैसे कि हमारे इंडिया में जो बच्चे हैं तुरंत हिंदी बोलते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ जो स्टेट है, जैसे पंजाब हुआ, तमिलनाडु हुआ, वहां के बच्चे क्या है, जो उनके माँ बाप भाषा बोलते हैं वो वही भाषा को सीख जाते हैं।
बाहर के अमेरिका के बच्चे क्या होते हैं, जब उनके माँ बाप इंग्लिश बोलते हैं तो वो इंग्लिश ही बोलते हैं। तो क्या है, भाषा हमारी अर्जित संपत्ति एक्वायर की जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का हमारा ए हो जाएगा। और हमारी मदर टंग कौन सी कहलाती है छोटे बच्चों की, जो वो अपने घर से सीख कर आते हैं, वही उनकी मातृभाषा होती है और पहली भाषा भी उनकी वही कहलाती है। चाहे वो हिंदी भी हो सकती है, तमिल भी हो सकती है, बंगाली भी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है। ठीक है, वो उनकी मदर टंग कहलाती है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप क्लास देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरी आपसे सिर्फ एक ही शिकायत रहती है। देखो, मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को मैं ऐसे पैटर्न को तैयार कर रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। तो मेरी आपसे तीन ही चीजों की रिक्वेस्ट रहेगी, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आप लोग क्लास देखते हो, मैं ये बात नहीं कहूंगी, आप लोग क्लास पूरी देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो क्लास भी पूरी देखनी और आपको चैनल को देखो एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है और शेयर करना होता है। जब क्लास देखो तो आप क्लास को शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं 11 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। 11 क्वेश्चन में पूछा गया है, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। अनुकरण जो विधि होती है वो रचना के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है ये बात बतानी है। देखो, अनुकरण क्या होता है ये भी जान लेते हैं। अनुकरण विधि का मतलब होता है देखकर सीखना या देखकर किसी काम को करना। जैसे कि मान लीजिए आप अध्यापक हो, आप बनी जाओगे तो आप बोर्ड पर पढ़ा रहे हो, तो आपके घर में जो बच्चे हैं वो देखकर आपको नकल करने लगे और बोर्ड पर पढ़ाने लगे, तो उसे अनुकरण विधि कहते हैं। ठीक है, देखकर सीखना। जैसे कि आपने नोटिस किया हो, क्या होगा, आपके घर में छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर आप फोन पर बात करते हो तो वो आपकी नकल करने लगते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आपका अनुकरण कर रहे हैं। ठीक है, अनुकरण कर रहे हैं तो उसे कहते हैं अनुकरण विधि। क्या फिर आप बोल रहे हैं तो आपके साथ साथ में बच्चे बोलते हैं, जैसे अब शिक्षक क्या होते हैं, छोटा बड़ा बुलवाते हैं या पहाड़े बुलवाते हैं, तो टीचर बोलते हैं फिर पीछे पीछे बच्चे बोलते हैं, तो उसे अनुकरण विधि कहा जाता है। तो इसमें पूछा है, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है, शिशु स्तर के लिए उपयुक्त है, उच्च स्तर के लिए उपयुक्त है, प्रारंभिक स्तर पर उपयुक्त है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब जान लेते हैं एक एक का अर्थ। शिशु स्तर, शिशु स्तर का मतलब आप जानते हैं 0 से 2 वर्ष का बच्चा शिशु कहलाता है। इन्फेंसी के मोड पे होता है उस टाइम पे बच्चा। 0 से 2 वर्ष के बच्चों को क्या आप बोल बोल कर सिखा सकते हो? देखो, उस टाइम तो वो खुद बोलना सीखता है, उस टाइम तो वो खुद बोलना सीखता है, तो ये चीज आपके नहीं आएगा काम, यानी कि शिशु स्तर पर हम उसे अनुकरण विधि नहीं सिखाएंगे। उच्च स्तर, उच्च स्तर स्तर होता है आपका 1 से लेकर 8वीं कक्षा का। क्या आप उसमें बच्चों को अनुकरण विधि सिखाओगे? आप उनको छोटा बड़ा बुलवाओगे या पहाड़े बुलवाओगे? देखो, उच्च स्तर में ऐसा नहीं होता, उससे पहले ही बच्चा सीख जाता है। सी है प्रारंभिक स्तर पर। देखो, यही आपका राइट आंसर है। प्रारंभिक स्तर का मतलब ये कक्षा 1 से लेकर 5 में। यहाँ पे देखो, इन्होंने प्राइमरी स्तर नहीं लिखा, ऊपर बी वाले में आपको उच्च स्तर लिख दिया, लेकिन यहाँ प्राइमरी स्तर नहीं लिखा, प्रारंभिक स्तर लिख दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और समझना है कि क्वेश्चन में हमारे लिखा हुआ क्या है, उसका अर्थ भी निकालना है। जब आप अर्थ निकाल ले तो आप ऑप्शन पे पहुंच जाओगे। प्रारंभिक का स्तर का मतलब प्राइमरी स्तर। कक्षा 1 में आप बच्चों को छोटा बड़ा उच्चारण के द्वारा सिखाते हो, आप बोलते हो फिर पीछे से बच्चे आपके बोलते हैं। ठीक है, आप ब्लैक बोर्ड पर नोट करते हो तो बच्चे आपको देखकर नोट करते हैं। उच्च स्तर में क्या होता है, आप लोग बोल भी देते हो तब भी बच्चे लिख लेते हैं, है ना। तो प्रारंभिक स्तर में हम क्या करते हैं, अनुकरण विधि करते हैं ताकि बच्चों को आराम से सीख सकें। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। 12 में पूछा है, बच्चों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? बच्चों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में, यानी कि आपको बच्चों को भाषा, यानी कि देखो, जो भाषा की बात हो रही है हिंदी भाषा की बात हो रही है, क्योंकि जो क्लास भी आपकी हिंदी की है, तो यहाँ पे जो भाषा बार बार लिखा जा रहा है ना, तो वो हिंदी ही है। ये बात आप दिमाग में बैठा लेना, यहाँ भाषा कोई और भाषा नहीं है, इंग्लिश गणित की भाषा नहीं है, हिंदी भाषा को भाषा कहा जा रहा है। तो बच्चों में हिंदी के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक होगी? कहने का मतलब यह है कि बच्चों को आपको हिंदी भाषा सिखानी है। अब आपको क्या करना है, उनको रुचि उत्पन्न करनी है। जैसे अभी हम पहले क्वेश्चन में पढ़ रहे थे कि बच्चों में अगर रुचि होगी तभी तो वो उस भाषा को या उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को पढ़ पाएगा। तो क्या करना है, आपको भाषा सिखाने के लिए बच्चों में रुचि का विकास करना है।
तो कौन सा बेस्ट तरीका होगा उनको हिंदी भाषा सिखाने के लिए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। पढ़ लेते। ए है आपका भाषण, यानी कि आप भाषण दोगे तो बच्चे इंटरेस्टिंग ले लेंगे, यानी कि इंटरेस्ट समझेंगे और हिंदी भाषा को सुनने के लिए आपको बैठ जाएंगे। तो क्या ये तरीका अच्छा होगा बच्चों को रुचि जगाने का, बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर है साक्षात्कार, यानी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए बच्चों को भाषा के बारे में, बस इतना बता देंगे तो बच्चों में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। फिर सी है आपका प्रश्नोत्तर, यानी कि बच्चों को प्रश्न उत्तर पूछना शुरू करोगे तो आप क्या करेंगे, वो रुचि उत्पन्न कर लेंगे। फिर डी आता है आपका अवलोकन, आपको अवलोकन करना पड़ेगा बच्चों में क्या रुचि उत्पन्न हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों में भाषा को सिखाना है और उनके अंदर क्या है, रुचि जगाना है, तो आपको उनपे कैसे जगा पाओगे। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, प्रश्नोत्तर। अब प्रश्नोत्तर कैसे, ये भी जान लेते हैं। जब आप, अगर किसी ने भी टीचिंग की होगी, अगर आप किसी बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ाते हो तो मैं आपको समझा सकती हूँ। देखो क्या होता है, आप कक्षा में जाते हो, बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, आप नोटिस करना, आप क्या करना है, एक बच्चे को उठाकर उससे सवाल करना शुरू कर देना। सारे बच्चों का ध्यान आप पर केंद्रित हो जाता है, उस बच्चे पे केंद्रित हो जाता है कि हाँ हमारे अध्यापक क्या पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, फिर आप उसे अच्छी सी बात बता दो उस टाइम पे, या फिर आप एक अच्छी सी कहानी सुना दो। कहानी सुनाकर बच्चों से क्या है, प्रश्न पूछने लगो, तो बच्चे एकदम से हाथ स्टैंड अप करने लगते हैं कि सर हमें पता है, हमें पता है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। तो भाषा को अगर हमें कोई सी भी भाषा उसे सिखानी है तो बच्चों से प्रश्न उत्तर हमें करने चाहिए, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और आप क्या करोगे, बच्चों का ध्यान भी केंद्रित कर सकते हो उसको सिखाने के लिए। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, भाषण देने से कोई बच्चा नहीं सीखता, आप जाओ कक्षा में बस चिल्लाते रहो, बोलते रहो, तो क्या वो रुचि उत्पन्न कर लेंगे। वो तो और सोचेंगे पता नहीं सर कहाँ से आ गई है, मैडम कहाँ से आ गई है, आके चीखना और शुरू कर दिया है। तो देखो ऐसे नहीं सीख पाते। साक्षरता का मतलब उनसे कह दो बच्चों देखो ये सीखना जरूरी है, तो आप सीख लो, तो कोई बच्चा ऐसे पढ़ पाएगा, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। अवलोकन, आप अवलोकन करोगे जाके कि कौन पढ़ना चाहता है कौन नहीं पढ़ना चाहता है। देखो बच्चे ना, कुछ होते पढ़ना चाहते, कुछ नहीं होते, लेकिन हमें क्या होता है उस सब्जेक्ट को रुचिपूर्ण बनाना पड़ता है ताकि बच्चे पढ़े, तभी तो बच्चे पढ़ पाएंगे। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। 13 में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भाषा कौशलों की संख्या है, यानी कि जो भाषा कौशल है वो हमारे कितने हैं आपको ये बताना है। बताइए, 5 है, 4 है, 3 है, 10 है। देखो मैं पहले आपको बता दूं भाषा कौशल क्या होते हैं। भाषा कौशल होते हैं हमारे किसी काम को सीखने का तरीका। वो कौन कौन से हैं मैं बता देती हूँ। वो हमारे 4 हैं, एल, एस, आर और डब्ल्यू। क्या है, एल, एस, आर, डब्ल्यू। क्या क्या है, एल फॉर है हाँ हमारा आपका लिसनिंग, यानी कि सुनना। एस फॉर है स्पीकिंग, यानी कि बोलना। आर फॉर है आपका रीडिंग, यानी कि पढ़ना। और फिर आपका आर डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू का मीनिंग आपका लिखना। तो क्या हो गया, सुनना, पढ़ना, सॉरी, सुनना, फिर पढ़ना। एक मिनट, सॉरी सॉरी। देखो सबसे पहले आता है एल, आपका आता है लिसनिंग यानी कि सुनना। फिर आता है स्पीकिंग यानी कि बोलना। फिर रीडिंग यानी कि आपका पढ़ना। फिर आपका लिखना। ठीक है, ये चारों आपकी स्किल्स होती है, भाषा के कौशल होते हैं, चाहे वो आपका मैथ हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, साइकोलॉजी हो, कुछ भी हो। सबसे पहले क्या करते हैं आप, हम बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले सुनेगा। ठीक है, सुनेगा, सुनने के बाद में क्या करेगा, वो बोलेगा। बोलने के बाद में फिर वो लिखेगा। ठीक है, यानी कि पढ़ेगा। पढ़ने के बाद में लिखेगा। लिखने का काम सबसे पहला क्या होता है, लास्ट में आता है आपका लिखना। और सबसे पहले क्या आता है, सुनना। देखो अगर आप अध्यापक हो, आप किसी कक्षा में जाते हो, तो सबसे पहले देखते हो बच्चों को, सुनते हो कि बच्चे क्या कहना चाहते हैं। हम पहले तो क्या करते हैं, बच्चों का तो अवलोकन कर लेते हैं कि बच्चा क्या करना चाहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सुनेंगे। ठीक है, फिर बोलेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे। पढ़ने आने के बाद में उनको क्या है, लिखवाएंगे। तो यही हमारे चारों क्या होते हैं, भाषा के कौशल होते हैं। कितने होते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 होते हैं, 5 नहीं होते। और ये क्या होते हैं, क्रम से होते हैं और एक दूसरे से संबंधित है। क्रम से है नहीं, पहले सबसे पहले क्या आएगा, लिसनिंग आएगा, सुनना आएगा। फिर स्पीकिंग, बोलना आएगा। फिर पढ़ना आएगा, फिर लिखना आएगा। ठीक है, तो ये क्रम से ही है।
ऐसे ही आपसे क्रम पूछा जा सकता है कि कौन सा क्रम किस टाइम पे आता है। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि भाषा कौशल का पहला पहला पड़ाव क्या होता है, तो सबसे पहला आता है लिसनिंग यानी कि सुनना, और सबसे लास्ट क्या होता है क्वेश्चन हमारा, लिखना होता है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, यानी कि 4 होती है। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर का। फोर्थ में क्या पूछा है, 14 में पूछा है भाषण शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का क्या अभिप्राय है। भाषा शिक्षण का मतलब है आपका, आप एक अध्यापक हो हिंदी के, आप बच्चों को सिखा रहे हैं, तो उसमें बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। यानी कि बहुमुखी का क्या मतलब है, देखो मैं आपको बता देती हूँ बहुमुखी का क्या मतलब होता है। बहुमुखी प्रयास होता है आपका सभी तरीके से प्रयास करना। बहुमुखी यानी कि बहुत तरीके से प्रयास करना, बहुत तरीके से बच्चों को पढ़ाना, तो उसका अर्थ होता है आप हिंदी भाषा आप सिखाना चाहते हो तो आप अलग अलग मल्टी वे में बच्चों को सिखाओगे। कुछ बच्चों को लिखकर सिखाओगे, कुछ बच्चों को चार्ट पेपर के द्वारा सिखाओगे, कुछ बच्चों को पारा घड़ी के द्वारा सिखाओगे। ठीक है, बच्चों को किसमें क्या करोगे, आप स्लाइड पे भी सिखा सकते हो भाषा का ज्ञान कराने के लिए। तो बहुमुखी प्रयास का मतलब होता है बहुत ही अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाने का तरीका। अब देख लेते हैं इसमें से क्या राइट आंसर होगा हमारा। तो फर्स्ट है आपका आगमन विधि का प्रयोग, यानी कि आप बच्चों को भाषा शिक्षण सिखाने के लिए आगमन विधि का प्रयोग करोगे। आगमन विधि क्या होती है, आप देखो आगमन विधि में होता है आपको पहले बच्चों को एग्जाम्पल देना होता है, ठीक है, उदाहरण देना होता है, फिर नियम लगा के उसको सिखाना होता है। जैसे कि आप बच्चों को सिखा रहे हो, छोटा बड़ा सिखा रहे हो आप हिंदी भाषा में, तो आप बच्चों से बोलोगे बच्चों आपने अनार देखा है, तो बच्चे बोलेंगे हाँ मैम हमने देखा है, तो आप बोलोगे तो छोटे आ से बच्चों होता है अनार। तो ऐसा क्या हो रहा है, आप एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हो बच्चों को। तो ये तरीका होगा बहुमुखी प्रयास बेस्ट होगा। फिर बी है आपका तकनीक का प्रयोग, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया स्लाइड से सिखाओगे, प्रोजेक्टर से सिखाओगे बच्चों को, वीडियो स्ट्रिप जो आती है उनके द्वारा सिखाओगे, चित्र चित्र दिखा दिखा के प्रोजेक्टर पे तब सिखाओगे। तो ये बहुमुखी प्रयास होगा आपका, सिखाने का तरीका होगा। सी है सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल दोगे, यानी कि जो सारे विषय हैं आपके जैसे हिंदी, इंग्लिश, है ना, मैथ हो गई, ईवीएस की क्लास हो गई, तो सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल दोगे। आप कहोगे बेटा जो बहुभाषा होती है आपकी सभी में पढ़ाई जाएगी, देखो हिंदी तो सब में होती है, तो आप क्या करोगे उसमें सभी विषयों को जोड़ करके बच्चों को अलग अलग तरीके से सभी विषयों की हिंदी के भाषा को सिखाओगे। तो सभी भाषा पे सभी विषयों पर क्या है शिक्षण पर बल दोगे। फिर डी आता है अनेक शिक्षकों द्वारा भाषा का शिक्षण, यानी कि अलग अलग टीचर बुलाओगे, नहीं हाँ, हिंदी सिखाने के लिए आप अलग अलग टीचर बुलाओगे। एक टीचर छोटा बड़ा सिखा के जा रहा है, एक टीचर आपको वर्णमाला के बारे में सिखा के जा रहा है, एक टीचर आपको लिखना सिखा रहा है, और एक टीचर आपको बोलना सिखा रहा है हिंदी में। तो ये तरीका होना चाहिए बहुभाषी प्रयास का बच्चों को पढ़ाने का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो डी ऑप्शन आपका गलत नहीं है, मैं आपको बता दूं ये तरीका नहीं होगा आगमन विधि। आगमन विधि हम सिखा सकते हैं लेकिन सिर्फ बहुमुखी प्रयास नहीं करेंगे, इसमें तो एग्जाम्पल के तौर पे सिखाया जा रहा है, बहुमुखी प्रयास कहाँ से आ गए इसमें, कहाँ से आगे बताइए आपको। फिर बी है आपका तकनीक, तकनीक में इसमें बहुत सारे प्रयास थोड़ी ना हो गए, ये तो एक ही तरीका हो गया प्रोजेक्टर से पढ़ाना। ठीक है, फिर सी है सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, देखो ये इसका राइट आंसर भी है। कैसे है मैं बता देती हूँ आपका, कि सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल। जब आप एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है हिंदी का तो उन्होंने पढ़ा दिया, जब ईवीएस की कक्षा होती है शुरू होती है तो उसमें भी तो हिंदी लिखी होती है, तो बच्चों को क्या है जोड़ जोड़ कर सिखाना है, हिंदी को रिलेट करना ईवीएस से, तो भाषा तो वही रहेगी ना। तो जब सारे टीचर उसको पढ़ाएंगे ईवीएस को, हिंदी को, और भाषा तो आपकी एक ही रहेगी मदर टंग हिंदी, तो बच्चा क्या करेगा, इसमें बहुप्रयास हो जाएगा बच्चे का, क्योंकि उसने क्या करा हिंदी में तो हिंदी पढ़ी पढ़ी, ईवीएस में भी हिंदी पढ़ ली, साइंस में भी हिंदी पढ़ ली, ठीक है, थोड़ी बहुत क्या होता है हमारी मैथ में भी हिंदी लिखी भी होती है तो वो भी पढ़ ली। तो ये बहुमुखी प्रयास हो गया बच्चों को हिंदी का भाषा का ज्ञान कराना। और देखो हमारे टीचर्स भी जब पढ़ाते हैं तो वो भी एक भाषा में ही बोलते हैं, सब बच्चे को हिंदी भाषा में ही सिखाते हैं। और डी कैसे नहीं है, देखो अनेक शिक्षकों द्वारा भाषा का शिक्षण, देखो अलग अलग टीचर थोड़ी ना पढ़ाने आएंगे, एक सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ाता है,
है ना। तो अब एक ही सब्जेक्ट को इतने सारे टीचर्स कैसे पढ़ा सकते हैं, हिंदी को 10 टीचर थोड़ी ना पढ़ा सकते हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। 15 में मूल्यांकन उपयोगी है, यानी कि जो मूल्यांकन हम बच्चों का करते हैं, जो बच्चों का टेस्ट लेते हैं या वार्षिक एग्जाम लेते हैं, वो क्यों जरूरी है, हम क्यों बच्चों के एग्जाम कराते हैं, ये पूछा गया है आपसे। तो ये है बच्चों की प्रगति जानने में, यानी कि बच्चों ने कितना पढ़ लिया है, कितनी तरक्की कर ली है अपनी पढ़ाई में, इस बात को जानने के लिए हम उनका टेस्ट या मूल्यांकन करते हैं। बी है बच्चों की कक्षा उपस्थिति जानने में, यानी कि बच्चे कितने आते हैं क्लास में पढ़ने के लिए, ये जानने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं, यानी कि टेस्ट या एग्जाम लेते हैं। ठीक है, यानी कि कितने उपस्थित रहते हैं बच्चे। सी है बच्चों के आचरण जानने में, यानी कि बच्चों का जो व्यवहार है टीचर के प्रति या अपनी पढ़ाई के प्रति, वो जानने के लिए हम उसका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। डी है इनमें से सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, अब एक एक ऑप्शन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। बच्चों की प्रगति, हाँ ये बात ठीक है। देखो बच्चे कैसे पढ़े हैं, ये बच्चे ने कितना पढ़ा, इसलिए तो हम टेस्ट लेते हैं। आपने एक चैप्टर पढ़ाया या आपने पूरे साल बच्चों को मेहनत करके पढ़ाया, अब आपको क्या है, अब उनको टेस्ट लेना है कि आपने जो पढ़ाया बच्चों ने कितना पढ़ा है, उनको कितनी प्रगति मिली है, कितना उन्होंने सीखा है, इसलिए तो हम मूल्यांकन करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बी, बच्चों की कक्षा में उपस्थिति। देखो जब टीचर पढ़ाता है तो इस पर भी डिपेंड करता है कि बच्चे कितने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, है ना। जब आप टीचर अच्छा पढ़ाते हो तो सारे बच्चे खुश होकर क्या करते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, तो ये भी मूल्यांकन का हिस्सा है। उपस्थिति भी जापी जाती है। ठीक है। सी है बच्चों के आचरण जानने में। बिल्कुल। देखो बच्चों का बिहेव क्या होता है हमारे शिक्षक पर भी निर्भर करता है और उसके पेरेंट्स पे भी निर्भर करता है, क्योंकि जो बच्चों को ज्ञान दिया जाता है उसी जैसा वो आचरण भी करते हैं। तो ये भी क्या है, मूल्यांकन का एक हिस्सा है। ठीक है, आपने देखा होगा ना जब रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें आचरण के भी मार्क्स दिए जाते हैं बच्चों को, कि बच्चे का आचरण कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो ये भी बहुत जरूरी है। डी आता है इनमें से सभी, यानी कि ये बातें बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी। है ना, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नहीं है, हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है। तो आज आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो क्लास अगर आपको पसंद आएगी तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बाकी अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हो तो सारी क्लासेस को आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।